जय हिंद। कंप्लीट ईवीएस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो 2014 का सीटेट का पूछा गया प्रैक्टिस पेपर है वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आज का वीडियो दोस्तों खास इसलिए होने वाला है क्योंकि साथ साथ में आपका फुल एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। या फिर चौथा है दोस्तों, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है केवल सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि हाथी दोस्तों गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि उनको शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए वो गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। दूसरा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये भी दोस्तों बात सही है, तो यहाँ पर थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। तो दोस्तों ये चौथा भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और दोस्तों अगर आपको जानवरों से रिलेटेड पूरी थ्योरी आपको करना है तो मैंने ऑलरेडी ईवीएस का वो जानवरों वाला जो वीडियो बनाया था उसमें कंप्लीट मैंने हाथी है और जो भी दोस्तों स्लाथ है और टाइगर, चीते का जो भी दोस्तों जितने भी ईवीएस में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड वो सब मैंने वहां पर डिस्कस किया है। तो उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते। अब दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी और फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पत्ती और दोस्तों पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। सी है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। और डी ऑप्शन है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। दोस्तों इसमें जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी, क्योंकि दोस्तों जो ए ऑप्शन है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल पेड़ों और दोस्तों रंग उनका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बी है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां ये भी दोस्तों होते हैं। और दोस्तों यह जो चित्र लोक कला है ये बहुत पुरानी है और दोस्तों बिहार का एक जिला है या फिर एक स्थान है जिसका नाम मधुबनी है, तो इसी के कारण इस चित्रकला का नाम मधुबनी पड़ गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए, बी और सी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। दोस्तों जो डी ऑप्शन है ये गलत होगा क्योंकि जो मधुबनी है वो बिहार का एक जगह का नाम है दोस्तों, राजस्थान का नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो दोस्तों कौन सा यह पक्षी हो सकता है? शकरखोरा हो सकता है, कलचिड़ी हो सकता है, कौवा या फाख्ता। दोस्तों जो कौवा होता है ये पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आपके ईवीएस के सीटेट में पूछे जाते हैं क्योंकि कौवा दोस्तों जो होता है वो घोंसला तो बनाता है लेकिन वह कोयल के लिए घोंसला बनाता है और इसलिए कौवा जो होता है, क्योंकि कहा भी गया है कि कौवा सबसे चतुर पंछी होता है, इसलिए वो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से दोस्तों किसका भाग है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश का भाग है। आंध्र प्रदेश में एक पोचमपल्ली गांव है। दोस्तों ये ईवीएस के जो क्लास 5th की आपकी बुक है उसमें दोस्तों ये दिया गया, उसमें एक कविता भी है,
पोचमपल्ली पोचमपल्ली, इस तरीके से दोस्तों कविता है। तो आप अगर उसको पढ़ना चाहें तो क्लास 5th की एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, जो ईवीएस की बुक है। यहाँ पर दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का एक गाँव है। यहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती है। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब यह दोस्तों तेलंगाना का भाग हो गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन क्या है, कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी ऑप्शन है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। सी ऑप्शन है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। डी है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग इसके जो है पानी पीने के काम में लाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए, सी और डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आंसर भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ए क्या है कि यह दोस्तों जो रेगिस्तानी ओक होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सी है दोस्तों यहाँ पर इसकी पेड़ की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और यह दोस्तों जब तब तक जाती हैं इसकी जड़ें नीचे जब तक कि उसको पानी नहीं मिल जाता है। और डी क्या है कि इस पेड़ के तने की पानी दोस्तों जमा हो जाता है और स्थानीय लोग पतला पाइप इसमें डाल करके पानी दोस्तों पीते हैं। तो ए, सी और डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अब 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनना है। दोस्तों अबू धाबी जो है यह एक रेगिस्तानी इलाके में है, या फिर बी ऑप्शन है कि अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी ऑप्शन है कि यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, या डी ऑप्शन है कि अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी कि यह दोस्तों रेगिस्तानी इलाका है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो दुबई है दोस्तों वहां पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और वहां दोस्तों पेट्रोल भी पाया जाता है, पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वहां दोस्तों पेट्रोल के कुएं पाए जाते हैं, तो इसलिए वहां पर पेट्रोल सस्ता है लेकिन पानी बहुत महंगा है। और दोस्तों यहाँ की भाषा जो है वो अरबी है, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों से देखते हैं वे दोस्तों कौन सी हैं। तो यहाँ पर ये जो जानवर रात में रात्रिचर जो जानवर होते हैं ये दोस्तों काला और सफेद ही कलर देख पाते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 1 व चित्र 3 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग में दिखाया गया है। दोस्तों ये जो शेडेड पार्ट है ये दोस्तों जानवरों के सोने का पार्ट है। अब दोस्तों एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनना है। तो यहाँ पर जो पहला दिया गया है ये दोस्तों क्या है, एक घड़ी दिखाई गई जो कि 24 घंटे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने इसके भाग किए गए हैं, कितने पार्ट हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। मतलब 12 है और 24 घंटे की बात की गई तो एक जो खाना है वो कितने घंटे का हो जाएगा दोस्तों, 2 घंटे का हो जाएगा। इस तरीके से एक्स जो है वो कितने घंटे सोता है, तो 4 घंटे सोता है। और वाई कितने घंटे सोता है, तो देख लेते हैं 1, 2, 3 मतलब कि 9 दूनी 18 घंटे दोस्तों ये सोता है। क्योंकि 9 यहाँ पर खाने क्या है, छायांकित है, तो 18 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक्स 4 घंटे सोता है और जबकि वाई जो है वो 18 घंटे सोता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मृत सागर क्या है, कि मृत सागर के बारे में क्या कहा गया है, कि एक ऐसा सागर है जिसका पानी दोस्तों जहरीला होता है, या फिर यह दोस्तों एक ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। सी ऑप्शन है कि ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। डी ऑप्शन है कि ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है यहाँ का पानी। क्योंकि दोस्तों जो मृत सागर होता है इसको हम डेड सी के नाम से भी जानते हैं, डेड सी। और दोस्तों अगर आप इसमें कूद जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आराम से तैरते रहेंगे। क्योंकि जो इसका पानी का घनत्व है वो आपकी बॉडी से दोस्तों ज्यादा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप क्या करेंगे कि वहां पर तैरते रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि मृत सागर में बहुत ज्यादा नमकीन पानी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 70 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि
भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता व विशेष ध्यान देना चाहती है। दोस्तों जो अंजलि है वो क्या ध्यान देना चाहती है, तो सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता, कि उसके क्षेत्र में कौन कौन सी सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है उस पर वो ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है, तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट आपको इसलिए करा दे रहा हूँ ऑप्शन, कि वहां पर मैं ऑप्शन को ज्यादा एलिबरेट कर पाऊं, ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, और दोस्तों ये वीडियो लंबा भी ना हो, आपके सारे क्वेश्चंस कम समय में ज्यादा जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांगकर दोस्तों मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जब विद्यार्थी अपने घरों से अलग अलग खाना लेकर के आएंगे तो वहां पर ये पता चलेगा कि सांस्कृतिक विविधता क्या है हमारे क्षेत्र में, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी सीटेट की आपकी दोस्तों तैयारी करा रहा हूँ। अब 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। जब दोस्तों वो बच्चे प्रदूषण पर संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करेंगे तो वो खुद से अपनी सक्रिय भागीदारी उसमें निभाएंगे, और जब वो सक्रिय भागीदारी निभाएंगे तो यहाँ से सबसे ज्यादा सीख पाएंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ए ऑप्शन है कि हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, दूसरा है गृह कार्य मूल्यांकन, तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन, और दोस्तों जो चौथा है वो मौखिक परीक्षा है। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला होगा और जो चौथा होगा वो ही सही होगा, क्योंकि हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन कि जब बच्चे खुद से करके सीखेंगे तो वहां पर उनका मूल्यांकन करना, और मौखिक परीक्षा लेना दोस्तों, लिखित परीक्षा नहीं लेना, क्योंकि ओरली बच्चे जो भी जानते होंगे अपनी भाषा में बताएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 और 4। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। अगर आपका अच्छा गृह कार्य है तो किस पर आप उसको केंद्रित करेंगे, पुनरावृत्ति पर प्रबलीकरण करके, मास्टरी लर्निंग करके, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग करके। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, क्योंकि यहाँ पर जब विस्तारित अधिगम जो भी आप बच्चों को सिखाएंगे उसी से कहेंगे, जैसे कि आप अगर वहां पर बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, कि परिवार की थीम पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आप उसको गृह कार्य में ये दे सकते हैं कि आप अपने परिवार मोहल्ले के लोगों के नाम, अपने और भी चाचा और दादाजी का नाम आप जान करके और अपनी कॉपी पे लिख के लाइएगा। तो दोस्तों यही हो जाता है कि जब आप गृह कार्य देंगे तो उसको विस्तारित अधिगम के लिए दोस्तों थोड़ा चुनौतियां होना चाहिए, और उसमें बच्चे इंटरेस्टिंग हो कि कार्य करें अच्छे से, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन है कि शालिनी ने कक्षा 5 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक होगा। दोस्तों ए ऑप्शन है कि प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बी है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना दोस्तों सी ऑप्शन है कि बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, डी ऑप्शन है कि अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना। तो यहाँ पर दोस्तों जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर के जाना, ये दोस्तों अप्रासंगिक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 74 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब
75 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी ईवीएस की अच्छी पाठ्यचर्या है तो उसमें क्या होना चाहिए? अगर आप एक टीचर हैं तो ए ऑप्शन है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। बी ऑप्शन है कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। सी ऑप्शन है कि संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। और डी ऑप्शन है कि पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, क्योंकि जब बच्चे खुद से खोजेंगे तो वहां पर वो एनवायरमेंट से अच्छी तरीके से घुल मिल जाएंगे और वहां पर जो भी सीखेंगे उनको लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या होता है? कि जब आप ईवीएस की पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो उसमें कविताएं और कहानियां होती हैं। दोस्तों इसको उसमें सम्मिलित करने का क्या कारण है? ए ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। बी ऑप्शन है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। सी ऑप्शन है कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। और डी ऑप्शन है कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, क्योंकि दोस्तों जो प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें कहानियां और कविताएं होती हैं। जब शिक्षार्थी को ईवीएस का अध्ययन कराया जाए तो दोस्तों अभ्यास कराया जाए कि विद्यार्थियों की मूल संकल्पनाओं और अधिगम के बारे में उसमें वृद्धि हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 4 भावी शिक्षकों में कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक में निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया गया है। तो दोस्तों क्या किया गया है कि यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने के वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। बी ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। सी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। दोस्तों स्क्रैप बुक क्या होती है कि वहां से चित्र लेकर के आना और अपने आप वहां पर पेस्ट करना, उसी को दोस्तों स्क्रैप बुक कहते हैं। डी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जब बच्चे यात्रा पर जाएंगे तो वहां पर यात्रा का वर्णन और वहां पर जो साधन यूज हुए हैं उनका दोस्तों वो अनुभव अपने जो भी वहां पर उन्होंने सीखा है उसको बताना। दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 78 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग के नीचे दिया गया कथन लिखा है। दोस्तों यहाँ पर क्या कथन दिया गया है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है कि यह ऑप्शन है कि छात्रों को तेल से न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, क्या ये हो जाएगा? बी ऑप्शन है कि छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। फिर दोस्तों सी ऑप्शन है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन है कि पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे होंगे वास्तविक जीवन से सीखेंगे कि डीजल और पेट्रोल का क्या महत्व होता है, कि जब उनको एक हफ्ते तक वहां पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा तो कौन कौन से साधन वहां पर नहीं चल सकते हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट, कौन सी सब्जियां उनके गांव तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? यहाँ पर दोस्तों जो कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक है उसका दोस्तों जो सबसे अच्छा उपयोग है यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होंगे और उनसे वही प्रश्न उत्तर करेंगे तो वहां पर बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी अपनी निभाते हैं। इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना।
बी ऑप्शन है कि अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सी ऑप्शन है कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने के लिए दोस्तों सहायता करना। या फिर डी ऑप्शन है कि स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल अर्जित करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर जीवन से दोस्तों संबंधित करना और वहां पर सहायता करना और जोड़ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप ईवीएस पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर जब बच्चे के बाहरी विद्यालय से बाहर के वातावरण से आप उसको परिचित कराते हैं, वहां से आप जोड़कर पढ़ाते हैं, तो बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। तो यहाँ पर दोस्तों 81 नंबर अब क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं है की बात की गई है, तो कौन सा नहीं है कि वृक्षों पर नारा लेखन, जैसे स्लोगन आप लिख देंगे, प्रतियोगिता आयोजित करना, या फिर ऐसा कर सकते हैं। बी ऑप्शन है कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। डी ऑप्शन है कि वृक्षों पर पोस्टर लगाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं है क्रियाकलाप, तो दोस्तों सी ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का दोस्तों भंडार दिखाना, तो दोस्तों ये कोई क्रियाकलाप नहीं है, इसलिए दोस्तों यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना और उनको दोस्तों सुनिश्चित करना कि भाग जब ले रहे हैं, और उसको सुनिश्चित करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब वो जल का पाठ पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर जो अधिगम मतलब कि वो दोस्तों जो बच्चे वहां पर सीख रहे होंगे तो उसी को बाहरी वातावरण से उनसे कनेक्ट करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य दोस्तों उद्देश्य क्या है? कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित किया गया है ईवीएस की पाठ्यचर्या में। ये क्यों किया गया है? कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि विद्यार्थी पर्यावरण को वो विज्ञान के तरीके से और सामाजिक विज्ञान मतलब समाज में क्या हो रहा है, वातावरण में क्या हो रहा है, उसको देख करके वो सीखे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो प्राथमिक स्तर का ईवीएस की पाठ्यचर्या होती है वहां पर शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित किया जाता है कि दोस्तों वहां पर विद्यार्थी क्या हो सके, साकल्यवादी ढंग से अपने देखने का नजरिया बना सके। तो इसलिए दोस्तों इसका उद्देश्य होता है कि वहां पर शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? दोस्तों यहाँ पर सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने पर कौन सा दोस्तों अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो यहाँ पर संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, या फिर संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता लगाना, या फिर दोस्तों विद्यार्थियों से समूह परियोजना पर भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। दोस्तों यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कौन सा अधिक प्रभावी दोस्तों असमानताओं पर होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। दोस्तों ये हो जाएगा असमानता, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, क्या कहा दोस्तों? कि वो कह रहा है कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। दोस्तों वो क्या कह रहा है कि मुझे और मेरी माँ को दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो दोस्तों जो लिंगहू फेन है वो दोस्तों जो प्रसिद्ध डिश है वो हांगकांग की है। तो इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों जो आपका खाना पकाना दोस्तों चैप्टर है ईवीएस का दोस्तों चैप्टर है क्लास 5th का, वहां पर दोस्तों ये बताया गया है
कि लिंगहू फेन जो है वो हांगकांग की एक प्रमुख डिश है, जो कि वहां के लोग उसको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है। ब्रेल लिपि में कौन कौन सी चीजें सही होती हैं उसको हमें बताना है। कि ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर बिंदु मतलब उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। सेकंड है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। थर्ड है दोस्तों कि बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। या फिर फोर्थ है कि इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पहला दोस्तों करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है और दोस्तों चौथा करेक्ट है। यहाँ पर सेकंड इसलिए नहीं करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेल लिपि होती है उसमें 6 बिंदु होते हैं दोस्तों, 6 बिंदु होते हैं, ना कि 8 बिंदु होते हैं। इसलिए बी यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है हमें। ए है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और दोस्तों डी है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, केवल ए और बी। तो यहाँ पर दोस्तों जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे दोस्तों बच्चे देते हैं। तो आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, इन सब की के दोस्तों बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो ये दोस्तों बच्चे देते हैं। और क्या है कि सेकंड है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, जैसे कि चिड़िया के बाहरी कान नहीं होते हैं और दोस्तों शरीर पर बाल नहीं होते हैं, तो वो अंडे देते हैं क्योंकि उनके केवल पंख होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट और ए और बी दोस्तों करेक्ट होगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनना है कि मधुमक्खी पालन क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है। फिर दोस्तों है सेकंड है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं दोस्तों, कि लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभा लेते हैं। थर्ड है कि मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बाक्सों की आवश्यकता होती है। फोर्थ है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 88 नंबर क्वेश्चन है इसका दोस्तों दूसरा, तीसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि दोस्तों जो मधुमक्खी पालन होता है वो अक्टूबर से दोस्तों दिसंबर तक होता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि बिहार में जो सबसे अच्छा मधुमक्खी पालन का समय है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो इसलिए दोस्तों ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। लीची के दोस्तों वहां पर फूल, क्योंकि मुजफ्फरपुर की दोस्तों जो लीची होती हैं वो बहुत फेमस है, जो लीची के फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं और वहां पर अक्टूबर नवंबर में ही दोस्तों वो होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा, थर्ड भी सही होगा और फोर्थ भी सही होगा। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड और दोस्तों फोर्थ करेक्ट हो जाएगा आपका। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी के नीचे दी गई जानकारी नोट की है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी डायरी है कि स्टेशन का नाम क्या है, अहमदाबाद है, फिर नागरकोइल ये जा रही है, पहुंचने का समय दोस्तों है, स्टेशन छोड़ने का समय और गांधीधाम से दूरी दोस्तों यहाँ पर दी गई है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकालना है हमें। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। बी है कि इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट समय तय करती है। सी ऑप्शन है कि इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। या फिर डी ऑप्शन होगा कि रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी हो जाएगा कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। आपको दोस्तों यहाँ पर निकाल लेना है अहमदाबाद से नागरकोइल कि यहाँ पर कितनी दूर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूर है। फिर बी ऑप्शन करेक्ट है कि इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में समय तय करती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर 40 घंटे और 55 मिनट दोस्तों समय लग रहा है। आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना है आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे
और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर सारी पूरी आपकी सीटेट की तैयारी करवाने वाला हूँ। अभी दोस्तों हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, तो 1 से 2 दिन में वो भी दोस्तों सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और आपको डेली मैं यहाँ पर 10 बजे दोस्तों मैं अपना यहाँ पर ईवीएस हो चाहे जो भी दोस्तों सीटेट की जो भी तैयारी लोग कर रहे हैं वो 10 बजे मेरे चैनल से जुड़ जाएं और 10 बजे मैं यहाँ पर वीडियो लाइव करता हूँ। तो दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर हो सके इसीलिए दोस्तों ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी। अब 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। कि आपको अगर आरक्षित मतलब कि रिजर्वेशन जो रेल टिकट होता है उसमें क्या क्या दिया होता है। तो टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, क्या ये दिया होता है। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया भी लिखा होगा। सी ऑप्शन है कि यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। फिर डी है कि ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ई ऑप्शन है कि अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। कि ए पर क्या है कि टिकट बुक कराने की तारीख और समय दोस्तों दिया होता है और यात्रा शुरू करने की तारीख भी दी होती है आरक्षित रेल टिकट पर। बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि डिब्बे का नंबर और बर्थ दोस्तों और वहां पर किराया भी लिखा होता है कि आपका कितना किराया लगा है। सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा कि यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग भी लिखी होती है दोस्तों वहां पर कि कितने साल के आप हैं, कौन कौन यात्रा कर रहा है। और डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि ट्रेन का नंबर और नाम, स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन जहां पर दोस्तों आपको जाना है। तो वो सारी चीजें ए बी सी और डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। दोस्तों ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों ये 2014 का ईवीएस का दोस्तों पूछा गया सीटेट का पेपर है। तो इसी तरीके के आप में बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं क्वेश्चन, इजी ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर ही लगा के जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हैं। अगर अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।